सभी स्वास्थ्य प्रेमियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज हम आर्थराइटिस या संधिशोथ या जिसको सामान्य भाषा में जोड़ों का दर्द कहते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके कुछ तथ्यों के बारे में एवं उससे संबंधित कुछ भ्रांतियों के बारे में आज हम बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर चारू एम सिंह और मैं नेचुरोपैथी, योग, न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल एक्सपर्ट हूँ। तो हम आज अपनी चर्चा को आरंभ करते हैं। तो पहली भ्रांति जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे वो है कि आर्थराइटिस जो है वो केवल बूढ़े लोगों का रोग है। ऐसा ज़्यादातर मानते हैं लोग कि जोड़ों का दर्द या आर्थराइटिस जो है वो केवल बूढ़े लोगों में ही पाया जाता है, जबकि तथ्य ये है कि आर्थराइटिस किसी भी उम्र में हो सकता है। और अगर हम साइंटिफिक डेटास देखें तो उसमें ये पाया गया है कि 5 में से 3 लोग जो हैं आर्थराइटिस से जो पीड़ित हैं वो लगभग 40 साल से कम उम्र के हैं। और बच्चों में भी आर्थराइटिस पाई जाती है, खासकर जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो बच्चों में सबसे कॉमन क्रोनिक इलनेस में गिनी जाती है। दूसरी मिथ्या ये है कि ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि एक उम्र के बाद तो ये रोग आना ही है, यानी ये बीमारी होगी ही होगी। ऐसा हम सोचते हैं, काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि एक उम्र और अवस्था के बाद ये रोग शरीर में आता ही है, इससे बचा नहीं जा सकता है। लेकिन जबकि तथ्य ये है कि लगभग 57% 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग जो हैं उनको आर्थराइटिस नहीं है। तो अगर हम चाहें तो हम इस रोग से बच सकते हैं। इसके लिए हम कोशिश कर सकते हैं कि हमें ये रोग ना हो, और ये काफ़ी कुछ हमारी जीवन शैली आदि पे निर्भर करता है कि हमें ये रोग 65 साल की उम्र के बाद होगा या नहीं होगा। तीसरी मिथ्या ये है कि कई लोगों का ऐसा मानना है कि जोड़ों के दर्द का एकमात्र इलाज जो है वो आराम है, कि हम आराम करेंगे और जोड़ों का दर्द छूमंतर हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कई बार ये हमारे लिए नुकसानदेह हो जाता है। तथ्य ये है कि कई बार केवल आराम या अधिक आराम करने के कारण से मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं या पेन और स्टिफनेस बढ़ जाती हैं। लेकिन हाँ, कुछ कंडीशंस में, जो कि खासकर अक्यूट पेन या स्वेलिंग की कंडीशन में आराम करना भी आवश्यक होता है। इसीलिए जब हमको आर्थराइटिस या जोड़ों का दर्द हो तो हमें किसी एक्सपर्ट की सलाह के हिसाब से व्यायाम, योग या कितना हमें श्रम और विश्राम करना है ये हमें ध्यान रखना चाहिए और सलाह लेकर ही उसको पालन करना चाहिए। अगली मिथ्या लोगों में, ज़्यादातर लोगों में ये सोच है कि आर्थराइटिस एक जोड़ों की बीमारी होने की वजह से इसमें आहार का कोई रोल नहीं है, यानी आहार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम क्या खाते पीते हैं, हमारा खान पान क्या है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि शरीर को चलाने के लिए जो फ्यूल है, यानी जिसके माध्यम से शरीर चलता है, वो सब कुछ हमें खान पान के माध्यम से मिलता है। सभी तरह के पोषक तत्व हमें खान पान से मिलते हैं। और एक संतुलित आहार जो है रोगों को ठीक भी कर सकता है और रोगों को बढ़ा भी सकता है। इसलिए आहार का आर्थराइटिस में भी उतना ही मुख्य रोल है जितना बाकी सब बीमारियों में है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। और कुछ विशेष तरह की आर्थराइटिस जो है, जैसे कि गाउट या रूमेटॉइड आर्थराइटिस आदि, उसमें तो खान पान का ही सबसे प्रमुख रोल है। अगली जो एक बहुत सामान्य मिथ्या है जो आजकल काफ़ी प्रचलित भी है कि आर्थराइटिस को ठीक करने के लिए या उससे बचने के लिए सबसे सरल उपाय है कि हम महंगे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स या बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स आदि की गोलियां अगर खाएं तो हम इस रोग से बच भी सकते हैं और इसको ठीक भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। तथ्य ये है कि केवल कोई एक विशेष सप्लीमेंट खाने से या विशेष गोलियां खाने से या सिर्फ कुछ कैल्शियम विटामिन्स आदि लेने से ही ये रोग ठीक नहीं हो सकता। उसमें जीवन शैली, खान पान,
व्यायाम आदि सभी चीज़ों का समावेश होता है। एक और सामान्य सी भ्रांति है लोगों में कि यदि अगर हमें आर्थराइटिस हो गई है या जोड़ों का दर्द है तो हम जो है अगर चिकनाई, घी, तेल इस तरह की चीज़ें खाएंगे तो फिर हमारी ये रोग ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो चिकनाई, घी, तेल जो है हमारे जोड़ों के बीच में पहुंच जाएगा और वो हमारे इस रोग को दूर कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हम घी या तेल अगर अधिक मात्रा में खाएं तो उससे जोड़ जो है वो चिकने हो जाएंगे और वो रोगों को ठीक कर देंगे। एक भ्रम ये भी है कि ये रोग जो है वो केवल मोटे लोगों का है, पतले लोगों को ये रोग नहीं हो सकता। तो कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि यदि हम पतले हैं तो हमें तो आर्थराइटिस या जोड़ों का दर्द हो ही नहीं सकता। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है, क्योंकि तथ्य ये है कि जितना मोटे लोगों को ये रोग हो सकता है उतना ही पतले लोगों का हो सकता है। कई बार तो ऐसा होता है कि यदि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण व्यक्ति पतला है तो उसमें ये रोग होने की संभावनाएं और अधिक हो जाती हैं। अगली भ्रांति और बहस का एक बहुत बड़ा टॉपिक ये भी रहता है कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अगर जोड़ों का दर्द है तो उसमें गर्म सेक ही करना चाहिए, और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अगर आपको जोड़ों का दर्द है तो ठंडा ही सेक करना चाहिए, उसी से आराम होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ये कैसी आपकी तकलीफ है और कितना आपको किस तरह का जोड़ों का दर्द है, कौन सा आर्थराइटिस है, उस आधार पर केवल एक्सपर्ट की सलाह लेकर ही उपचार करें तो अच्छा रहता है। तथ्य ये है कि आपकी गर्म सेक करने से मसल्स रिलैक्स होती हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में जो है पेन रिड्यूस करने के लिए ठंडा सेक भी किया जाता है। तो ये एक्सपर्ट से राय लेकर ही उपचार करना चाहिए, स्वयं से नहीं। अब हमने जब भ्रांतियों को समझ लिया है और उसके पीछे के तथ्यों को समझ लिया है तो हम कुछ शॉर्ट में कुछ ऐसे टिप्स समझ लेते हैं जिसके माध्यम से हम इसमें राहत पा सकते हैं, इस रोग से अपना बचाव भी कर सकते हैं और राहत भी पा सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमें सबसे मुख्य चीज़ है इसमें वो है जीवन शैली, क्योंकि जीवन शैली ही इस रोग का कारण भी बन जाता है और वो ही उसी के माध्यम से इसका निवारण भी हो सकता है। तो हमें जीवन शैली में सुधार करना बहुत आवश्यक है। खासकर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे श्रम और व्यायाम का एक बैलेंस, एक समन्वय होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे को इस रोग से बचा भी सकता है और ठीक भी कर सकता है। दूसरी चीज़ है आहार। जैसे हमने पहले भी कहा कि ऐसा नहीं मानना चाहिए कि आहार का इसमें रोल नहीं है, आहार का इसमें बहुत प्रमुख रोल है, क्योंकि बैलेंस डाइट बहुत आवश्यक है इस रोग को दूर करने के लिए, जिसमें विशेषकर आप जो भी पोषक तत्व आपके शरीर को, आपकी मांसपेशियों का, आपके जोड़ों के लिए ज़रूरी हैं, हड्डियों के लिए ज़रूरी हैं, उन पोषक तत्वों को अपने आहार के माध्यम से प्राप्त करने से शरीर उनको बेहतर ढंग से अवशोषित कर पाता है और उसका इस्तेमाल कर पाता है। और इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स जो हैं वो भी ऐड करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपके शरीर की क्षमताएं और बढ़ें। तो पोषण का ध्यान रखें तो ये रोग काफ़ी आपको, इससे आपका बचाव भी हो सकता है और निवारण भी हो सकता है। इससे बचाव के लिए और इसको ठीक करने के लिए एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि श्रम और विश्राम का आपस में समन्वय होना बहुत ज़रूरी है। और श्रम में भी हमें व्यायाम या योग आसन, सूक्ष्म क्रियाओं की आवश्यकता होती है, क्योंकि जिससे कि हमारी मांसपेशियां, जोड़ आदि सक्रिय रहें। तो इसलिए हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि हम सूक्ष्म क्रियाएं आदि करें या हल्के आसन आदि करें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, और रोग की स्थिति में भी किसी की गाइडेंस के अंदर हम इसका अभ्यास ज़रूर करें। दूसरी चीज़ है प्राणायाम। तो प्राणायाम की भी इसमें आवश्यकता होती है, क्योंकि शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए हमें प्राणायाम की या स्पेशल ब्रीदिंग टेक्निक्स की आवश्यकता होती है। उसका हमें नियमित अभ्यास करना चाहिए इस रोग के लिए। तीसरा है ध्यान। इसमें कई बार ऐसा लोग सोचते हैं कि ध्यान का
इस रोग में कोई रोल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान का इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि तनाव के कारण भी हमारी मांसपेशियां तन जाती हैं या जोड़ों में तकलीफ बढ़ जाती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है, सूजन बढ़ जाती है। तो उसको दूर करने के लिए ध्यान हमारे को काफ़ी मददगार साबित होता है। और स्ट्रेस जो कि सिर्फ मानसिक नहीं होता बल्कि शारीरिक भी होता है, उसको दूर करने में भी ध्यान का काफ़ी हद तक सहयोग रहता है। एक चीज़ जो इस रोग को बढ़ाने में काफ़ी सहयोगी होती है, वो होती है शरीर में यदि अतिरिक्त वजन हो। अधिक वजन होने से भी ये रोग बढ़ सकता है। शरीर पे दबाव ज़्यादा पड़ता है, जोड़ों पे दबाव ज़्यादा पड़ता है, शरीर में जोड़ों पे टूट फूट आदि ज़्यादा होती है। तो इसके लिए घिसाव ज़्यादा होता है। इसके लिए हमें ऑप्टिमम वेट रखना बहुत ज़रूरी है। ना तो बहुत अधिक वजन हो, ना बहुत कम वजन हो। तो ऑप्टिमम वेट रखना बहुत आवश्यक है, उसका हमें प्रयास करना चाहिए। दूसरी चीज़ आती है जो कि एक जीवन शैली का भी हिस्सा है, कि हमें किस तरह के हम कपड़े पहन रहे हैं। बहुत अधिक टाइट कपड़े पहनना या कुछ ऐसे विशेष कपड़े पहनना जो हमारे रक्त संचार को बाधित करें, तो उसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि उनका प्रयोग ना करें। या जूते, चप्पल, सैंडल इस तरह के पहनना, हाई हील शूज़ पहनना, ये सब चीज़ें भी जो हैं वो ब्लड सर्कुलेशन को भी बाधित करती हैं, सूजन आदि को भी बढ़ाती हैं, और कई बार टिश्यू इंजरी या मसल इंजरी भी कॉज कर देती हैं। तो इनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम इस तरह से कपड़े और जूतों का प्रयोग करें जो हमारे शरीर को नुकसान ना पहुंचाएं। एक चीज़ जो हमें और ध्यान रखनी चाहिए कि हमें सेल्फ मेडिकेशन से बचना चाहिए। बिना किसी चिकित्सकीय सलाह के दवाइयाँ, दर्द की दवाइयाँ आदि, उसका सेवन अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए, जो कि शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। या कोई अन्य चिकित्सा पद्धति की भी दवाइयाँ बिना किसी एक्सपर्ट की राय के नहीं लेनी चाहिए। यहाँ तक कि कोई होम रेमेडीज़ भी, कई बार लोग अति होम रेमेडीज़ कहीं भी नुस्खे पढ़कर अपनाने लग जाते हैं, बिना अपने शरीर की स्थिति को समझते हुए या अपने अन्य रोगों को समझते हुए उनको अपनाने लग जाते हैं, जो कि शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए हमें सेल्फ मेडिकेशन से दूर रहना चाहिए और एक्सपर्ट की गाइडेंस में ही चिकित्सा करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो इस रोग में ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि जो भी हम करें वो हम नियमित रूप से करें और धैर्यपूर्वक करें। कोई भी चमत्कार भी यदि होता है तो उसको भी समय लगता है होने में। तो ऐसा ना सोचें कि त्वरित हमें लाभ मिल जाए, बल्कि धैर्यपूर्वक नियमित रूप से चीज़ों का पालन करें। चाहे वो आहार की चीज़ें हों, चाहे योग प्राणायाम हो या अन्य कोई चिकित्सा हो, उसको धैर्यपूर्वक करते रहें और नियमित करते रहें। दूसरी चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए वो ये कि समस्या को इग्नोर नहीं करें। कई बार ऐसा होता है कि थोड़े बहुत दर्द आदि को हम इग्नोर कर देते हैं, कई बार सूजन को इग्नोर कर देते हैं। हमें ऐसा लगता है अरे ये तो थोड़े दिन में अपने आप ही ठीक हो जाएगा या अपने आप ही ये समस्या चली जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है। हमें अपने शरीर की छोटे से छोटे सिग्नल को समझना चाहिए। शरीर हमसे बात करता है, हमें बताता है, और दर्द जो है वो हमें बताता है कि इस हिस्से में तकलीफ हो रही है, इसलिए दर्द होता है। तो उस सिग्नल को समझते हुए उस पर ध्यान दें और उसका सही समय पर सही ढंग से उपचार अवश्य करें। आशा करती हूँ कि आज की इस चर्चा से आपके मन में आर्थराइटिस से संबंधित कुछ भ्रांतियों और तथ्यों का निवारण हुआ होगा और कुछ क्लैरिटी मिली होगी। यदि इसके बाद भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर प्रश्न लिख सकते हैं। मैं अपनी क्षमता अनुसार उसका ज़रूर उत्तर दूंगी। और दूसरा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए हैं उस पर भी आप फ़ोन करके बात कर सकते हैं और चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद।